आप भी दिन भर मोबाइल का इस्तेमाल करते रहते हैं? क्या आपको मोबाइल इस्तेमाल करने की वजह से गर्दन में दर्द होता है, या आपको डॉक्टर ने सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी बता दी है, या आपके हाथों में दर्द आता है, कभी कभी चेस्ट में पेन का कारण भी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है? तो दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। आज आपको मैं सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में बहुत जानकारी देने वाला हूं कि यह बीमारी क्या होती है, क्यों होती है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। अंत तक बने रहिए। इसमें आज आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस बताएंगे, आपको ऑफिस में काम कैसे करना है, कैसे आपको बैठने का पोस्चर है, आज पूरा ज्ञान इस वीडियो में दिया जाएगा, तो अंत तक बने रहिए। नमस्कार, आई एम योर नेक एंड बैक स्पेशलिस्ट डॉक्टर रजनीश त्रिपाठी, सीनियर कंसल्टेंट एट ग्लोबल पेन एंड स्पाइन क्लिनिक। जैसा कि आपको पता है, आज हम लोग गर्दन दर्द के बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, गर्दन दर्द को समझने के लिए पहले समझते हैं कि गर्दन दर्द का क्या कारण है, ये क्यों होता है। आइए आपको ले चलता हूं अपने स्क्रीन की तरफ। जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि हमारी जो है रीढ़ की हड्डी है वो 33 वर्टिब्रा से मिलकर बनी होती है, और इसमें से जो ऊपर की 7 हड्डियां होती हैं जिनको सर्वाइकल बोलते हैं, इन्हीं को आम भाषा में हम लोग गर्दन भी बोलते हैं। तो ये चीज़ें कंफर्म है कि गर्दन की प्रॉब्लम जो होती है वो सर्वाइकल जेनेटेड प्रॉब्लम होती है। ये देखिए, यहाँ से लेकर के ये चीज़ें ये सर्वाइकल रीजन कहलाती हैं। इसमें 7 हड्डियाँ होती हैं, जिसमें से एक हड्डी यहाँ ऊपर की तरफ होती है और यहाँ पे ये दूसरी हड्डियाँ ये विजिबल होती है। इसको C2 मतलब सर्वाइकल कॉलम 2 बोलते हैं। ये 2 सेकेंड है, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th। जो मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट ये आपको जो दिख रहा है, इसको हम लोग C7 वर्टिब्रा बोलते हैं। ये 7 हड्डियों से मिलकर ही हमारा सर्वाइकल रीजन बनता है, और इसी में भी सारी बीमारियां होती हैं, क्योंकि इसी में कहीं कंप्रेशन होता है तो उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल लॉर्डोसिस या सर्वाइकल माइलोपैथी, इसमें ब्रैकियल प्लेक्सस दब जाते हैं तो इसको सर्वाइकल रेडिकुलोपैथी होती हैं। आगे हम लोग स्लाइड में समझते हैं इसको अच्छे से कि क्या क्या बीमारियाँ कहाँ कहाँ इसको पेन को क्रिएट करती हैं। और अब इसको देखिए, यहाँ पर एक हमारे पास ये डिस्क है। ये सर्वाइकल की जो हड्डियाँ होती हैं, इसके बीच में आपस में एक इसकी फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए एक जेल नुमा कुशन होता है। ये इसको देखिए, इसको डिस्क बोलते हैं। ये इसको ही हम लोग डिस्क बोलते हैं। ये डिस्क होती है, ठीक है। ये डिस्क जो है एक जेल नुमा कुशन होता है जिसमें हड्डियां आपस में टकराने से बचती हैं। तो इसमें क्या है, अगर हम लोग बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग करके काम करते हैं या हम लोग के ऊपर कोई जर्क लग जाता है तो ये डिस्क जो है कभी कभी डैमेज हो जाती है। इसमें ये जो जेल है ये बाहर की तरफ निकल आता है या साइड से निकलेगा, तो ये यहाँ पे जो ये नर्व पास हो रही है ये टच हो जाएगी, तो मरीज को पेन होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई रुकेगी, तो झंझनाहट है, एक्यूट पेन हो जाएगा, टिंगलिंग से नमनेस आ जाएगी, टिंगलिंग सेंसेशन, ये सारे सिम्टम होते हैं इस एक हड्डी के वजह के बाहर निकलने की वजह से। देखिए, हर एक वर्टिब्रा आपस में जो है इन हड्डी के ऊपर एक दूसरे के ऊपर फिक्स है, क्योंकि स्पाइन पूरी फिक्स नहीं होती। जो स्पाइन फिक्स होती है वो एक अलग कंडीशन होती है, जिसको एंकलाइजिंग बोला जाता है। लेकिन अभी सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में या सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस में ये हड्डियाँ सिर्फ जेल जो है जेल हड्डियों के बीच से बाहर निकल आता है। इस तरह से जेल बाहर निकलने की वजह से ये जो नर्व आती हैं ये प्रेस होने की वजह से इसमें पेन होने लगता है। और जो है अभी आपको मैं समझाता हूं कि डिस्क जो होती है इसमें इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो स्पाइन है वो सारी डिस्क पे ही जो है सेट होती है। तो डिस्क में बहुत सारी क्या बीमारियां होती है, जैसे डिस्क जेनरेटेड डिसीज को बोलते हैं। जैसे एक देखते हैं दोस्तों, ये एक नॉर्मल डिस्क है। ये जो डिस्क देख रहे हैं बिल्कुल नॉर्मल, इसमें देखिए इसके सारे एजेस और ये सारे एकदम बढ़िया है, फ्लेक्सिबल है, और ये कोई बाहर निकले एकदम सतह पे है अच्छे से। ये देखिए एक नया टाइप है जिसको डिजेनरेटिव डिस्क बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये एज के साथ धीरे धीरे इसमें किसी प्रकार का डिजेनरेशन या क्षरण होने लगता है, जिस वजह से ये कुशन ये खराब होने लगता है और हड्डियां आपस में टकराने लगती हैं, इसलिए इसको डिजेनरेटिव डिस्क बोला गया। ये देखिए एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल, ये बहुत कॉमन है, इसको ये जो है बल्जिंग डिस्क का इसको जो है ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि इसमें जो जेल कुशन यह बॉल बन गई है, ये एक डिस्क बल्ज इसको बोलते हैं, ये डिस्क बल्ज है। और एक ये जब क्रॉनिक यही जब डिस्क बल्ज आपका बहुत क्रॉनिक हो जाएगा तो ये हार्नेटेड डिस्क में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हार्नेटेड डिस्क देख, इसमें क्या है, ये एक जो है सूजन आ जाती है डिस्क में, ये सूजन हो करके यहाँ पर टच होने लगता है, तो यहाँ से बहुत सारी नर्व पास होती हैं, ये नर्व पास को दबाने लगती है, तो ये एक हार्नेटेड डिस्क है। और एक ये है जो इसको देखने थिनिंग, ये डिस्क ये एज के हिसाब से होती है, धीरे धीरे आपके साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाते हैं, डिस्क इंटरवर्टेब्रल स्पेस कम हो जाता है, इस वजह से हड्डियाँ आपस में पास होने लगती है, इसको थिनिंग डिस्क कहते हैं।
और जो है अभी जो है हम आपको बताते हैं कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में रेडिकुलोपैथी एक नामक बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जब यहाँ पर आपकी बोन में यहाँ पे कंप्रेशन आ जाता है तो यहाँ पे बहुत सारी नर्व पास होती है दोस्तों। तो ये जो नर्व जहाँ पे जिस वर्टिब्रा में आपके कंप्रेशन आएगा उससे रिलेटेड नर्व, जैसे यहाँ पे ब्रैकियल प्लेक्सस होते हैं, जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो आप देख रहे हैं, रेडियल नर्व होती है, अल्नर नर्व होती है, बहुत सारी नर्व होती हैं। ये हर एक नर्व जो है एक रीजन को जो है शो करती है, तो उस रीजन में आपके पेन हो जाए। जैसे बहुत सारे लोगों में देखा जाता है कि अंगूठे में दर्द हो गया, वो परेशान होते हैं कि अंगूठे में दर्द मोस्टली या तो सीटीएस कार्पेटर सिंड्रोम बीमारी होती है या सीधे आपका शक सीधे जाना चाहिए गर्दन में, ठीक है। हाथ में अगर आपके हाथों में झंझनाहट है, आपकी ग्रिप वीक हो रही है, जैसे इसमें एक मैं बताता हूँ कि ग्रिप वीक, अगर आपकी ग्रिप वीक होती है, अगर आपके हाथों से कोई सामान छूट रहा है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोगों में होता है कि वो फ़ोन पकड़ते हैं और उनके हाथ से फ़ोन छूट जाता है, तो आपकी अगर ग्रिप वीक होती है, डॉक्टर भी आपको चेक करता है, अगर आपकी ग्रिप वीक है तो भी आप सीधे समझिए कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी है। अगर आपके इसमें अगर आपको टिंगलिंग सेंसेशन है, अगर आपको टिंगलिंग सेंसेशन है तो भी आपको सर्वाइकल बीमारी है। अगर आपको नमनेस आता है, ठीक है, अगर आपके हाथों में झुंझुनी सुन्नपन हो जाता है तो भी आपके सर्वाइकल बीमारी है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे कंप्रेशन की वजह से इस पार्ट में आपके बहुत पेन हो जाता है। इसी की तरह से आपके चेस्ट में पेन भी होता है। ये देखिए आपके चेस्ट में पेन भी होता है तो हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट के पास चले आते हैं। कार्डियोलॉजिस्ट हमको ईसीजी कराता है, लेकिन बाद में ईसीजी अगर नॉर्मल आता है तो उसको आपको बोलेंगे एमआरआई एक्सरे कराइए। एमआरआई एक्सरे कराने के बाद जो है पता लगता है कि आपके सर्वाइकल में कंप्रेशन है, तो इसका भी ध्यान दीजिए। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो है आपका स्पाइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्योंकि स्पाइन मोस्टली हमारी एक एस शेप की होती है। ये जैसे इसका देखिए, अब इसका शेप, इसका एक ये शेप है स्पाइन का, ये तो ये स्पाइन का शेप होता है। एक नॉर्मल स्पाइन मोस्टली ऐसी होती है, लेकिन जब हम लोग लगातार फॉरवर्ड बेंडिंग करने लगते हैं तो फॉरवर्ड बेंडिंग की वजह से इसका ये कर्वेचर कम हो जाता है। देखिए ये स्ट्रेट हो गई स्पाइन, तो ये लॉस ऑफ कर्वेचर है, लॉस ऑफ लॉर्डो, इसको जो है लॉर्डोटिक कर्व बोलते हैं। ये लॉर्डोटिक जो है लॉर्डोटिक कर्व इसको बोला जाता है। ये लॉर्डोटिक कर्व कम होने की वजह से ये स्पाइन आपकी देखिए स्ट्रेट हो गई, ये स्ट्रेटनिंग ऑफ द स्पाइन बोला जाता है इसको। तो ये स्पाइन स्ट्रेटनिंग ही आपकी बीमारी, क्योंकि आप लगातार फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग करते करते इसका कर्वेचर जो ऐसे होना चाहिए वो वापस ऐसे होने लग की वजह से ये इसको सी स्पाइन बोलते हैं। मोस्टली स्पाइन जो है आपकी ऐसे शेप में है, इसको ऐसे स्पाइन बोलते हैं, लेकिन जब आप फॉरवर्ड बेंडिंग ज़्यादा करते हैं तो आपकी स्पाइन सी शेप में चली आती है। तो इसको ये जो है शेप, ये सी स्पाइन शेप है, ये सी स्पाइन शेप है। तो इसका बहुत ध्यान देना है कि ये मोस्टली क्या है, जो मोस्टली जो लैपटॉप या कंप्यूटर पे या ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम करते हैं उनमें ये सी स्पाइन पाई जाती है। आइए मैं आपको समझाता हूँ एक एमआरआई पे, इसको बहुत अच्छे समझने में आएगा कि अगर हम एक एमआरआई की इमेज लेते हैं तो एमआरआई की इमेज को क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है कि अभी एमआरआई देखना नहीं आता, इसलिए मैंने इसको जो है इस विषय को लिया है। इसको देखिए कि अगर आपके डॉक्टर एमआरआई जब कराता है तो इसमें आप ये देखिए कुछ ये नर्व पास हो रही है और यहाँ ये वर्टिब्रास हैं, ठीक है ना, C2, C3, C4, C5, C6, C7, तो ये वर्टिब्रास हैं। यहाँ पे आप एक देख रहे हो कि यहाँ से एक नर्व पास हो रही है, ये नर्व देखिए यहाँ से स्पेस है, देखिए ये स्पेस बिल्कुल क्लियर है और यहाँ पे स्पेस क्लियर है, इसके बीच में से ये देखिए स्पेस। अब यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ से जाते हुए यहाँ पे कुछ ब्लॉकेज है, ठीक है। ये अभी मैंने आपको समझाया था कि डिस्क बल्जेस की जो प्रॉब्लम है, ये देखिए ये एक तरह से एक हार्नेटेड डिस्क जो है यहाँ से निकल करके ये इस जाकर के इस नर्व को दबा रही है। तो ये देखिए यहाँ पर मल्टीपल जो है कंप्रेशन है, एक ये कंप्रेशन है, ठीक है ना। तो ये आपको देख रहे हैं, ये एक सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के एग्जांपल हैं जिसको आप एमआरआई रिपोर्ट देख के खुद भी समझ सकते हैं कि सर्वाइकल का कारण क्या है। देखिए यहाँ पर भी देख सकते हैं आपकी, यहाँ पर भी देखिए ये एक नॉर्मल एक्सरे है। अभी मैंने समझाया था जैसे आपको कि ऊपर वाले एक्सरे में देखिए, अभी आपको दिखाता हूं मैं आपको, ये ऊपर वाले एमआरआई में देखिए, सॉरी एमआरआई में हमने देखा था कि यहाँ पर एक कंप्रेशन था। तो और जो हमारा जो प्लेन एमआरआई होती है वो प्लेन एमआरआई हमारी ये है, ये देखिए इसमें क्या है एग्जैक्ट सारे डिस्क देखिए, सारे जो है इंटरवल्टर स्पेस एकदम ठीक है और हमारे कैनाल जो है एकदम फ्री है। ये देखिए स्पेस एकदम, स्पेस इसके बहुत सही है, यहाँ से ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती है। जब यहाँ पे कोई चीज़ आकर के इसको रास्ते में रुकावट पैदा करती है तो आपकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है, आपको झुंझुनी या सुनपन हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम जैसे मान लीजिए खेत होता है, कोई खेत में अगर कोई पानी जा रहा है या पानी कोई ऐसे पानी क्रॉस हो रहा है, उसमें अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट आ जाएगा
तो पानी का फ्लो रुकेगा। इस तरह से ब्लड का सप्लाई रुकने की वजह से आपको ये कंप्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो अब आप समझते हैं इसके सर्वाइकल बीमारी आज बहुत कॉमन क्यों हो रही है, क्योंकि अभी WHO भी इसके लिए अवेयर हो गया बहुत ज़्यादा। उसका मानना है कि आने वाले भविष्य में जिस तरीके से आम दुनिया आपके कंप्यूटर पे शिफ्ट हो रही है, आम दुनिया वर्क फ्रॉम होम का कल्चर, लॉकडाउन में देखिए वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया। हर आदमी 8-8 घंटे तक अपने घर पे एक ही पोस्चर में बैठ करके लगातार लैपटॉप या मोबाइल पे काम कर रहा है। तो WHO का भी मानना है कि आगे आने वाले समय में हमारा ये गर्दन की बीमारी या कमर की बीमारी या रीढ़ की हड्डी की बीमारी सबसे ज़्यादा जो है कॉमन होने वाली है और ये एक महामारी का रूप लेने वाली है। क्यों? क्योंकि हर आदमी सिर्फ अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक ही पोस्चर पर लगातार काम कर रहा है। तो इससे हमारी रीढ़ की हड्डी बहुत सारी विकृति आ रही है। आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी स्पाइन डिसऑर्डर पाया जाता है। तो अब इसको समझते हैं कि इसका कारण क्या है। क्योंकि जैसे अभी मैंने आपको समझाया था कि स्पाइन में एक कर्वेचर, एक एस शेप का कर्वेचर होता है, ठीक है ना। वो अगर आप लगातार इसको हेड को इसको फॉरवर्ड करते रहेंगे तो धीरे धीरे ये ऐसे हो जाएगा। और आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों का वो आगे कंधा जो है झुका होता है, ये हंच बैक इसको बोलते हैं। तो इसको एग्जांपल में समझते हैं कैसे होता है। देखिए एक नॉर्मल आदमी, ये देखिए एक नॉर्मल इसकी स्पाइन, ये देखिए स्पाइन एकदम इसकी स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्पाइन एकदम स्ट्रेट है। तो ये मोबाइल पे काम कर रहा है, ये एक नॉर्मल पोस्चर है। जब आप अपने लगातार काम करते रहते हैं, समय बीतता है तो आपका फोकस लगातार बढ़ता जाता है मोबाइल की तरफ, और काम करेंगे ये बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के धीरे धीरे मोस्टली क्या है, हम लोग ये कर्वेचर प्राप्त कर लेते हैं। और ये देखिए इसमें एंगल देखिए, ये जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी बीमारी आपकी गर्दन में बढ़ेगी। और ये यहाँ पे अगर एक इसको जो है ये काइफोसिस एक शेप बनाता है, तो ये काइफोसिस इसको बोलते हैं। इसमें क्या लॉर्डोटिक कर्व होना चाहिए, लॉर्डोटिक कर्व लेकिन कम होते धीरे धीरे काइफोसिस टाइप स्पाइन हो जाता है। और यहाँ पर स्लाउज एक गोल, यहाँ से आपने देखा कि स्पाइन गोल हो जाती है, ठीक है। तो इसको समझते हैं। इसको जैसे मान लिया अगर आपका नॉर्मल है अगर नेक, तो इसमें अगर मान ली लेट सपोज कि आपका जो है 12 पाउंड का सर का वेट आपका 12 पाउंड है, तो जैसे एवरी इंच एक इंच अगर आपकी गर्दन आगे 1 डिग्री अगर बढ़ेगी तो आपका जो है 10 पाउंड का लगभग वजन बढ़ जाता है, ठीक है ना। अगर आपकी 1 इंच आगे गर्दन गई, जैसे मान लीजिए 0 डिग्री है तो ये आपका 15 डिग्री आपकी गर्दन झुकी है तो आपका 27 पाउंड हो गया आपका, ठीक है ना। 30 डिग्री अगर कम हुआ तो आपका जो है 40 पाउंड ये आपका हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए आप लास्ट में अगर आप 60 डिग्री गर्दन को अपने बेंड करते हैं, 60 डिग्री अगर आपकी गर्दन को बेंड करते हैं तो आपके देखिए गर्दन की आपकी कितना जो है ये गर्दन का ए रेंज कितना ज़्यादा आपका बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान देना कि इस पिक्चर से आपको काफ़ी हद तक समझाया जा सकता है कि आप कोशिश करिए कि इस पोस्चर को आप ख़त्म करिए। इस पोस्चर को आप जितना ज़्यादा कम करते जाएंगे तो वापस आपकी स्पाइन स्ट्रेट हो जाएगी, ठीक है। तो अभी क्या है, हम लोगों ने आपकी काफ़ी हद तक इस स्पाइन के पोस्चर को समझ लिया है। अभी मैं आपको प्रैक्टिकल और कुछ एक्सरसाइज करके खुद भी डेमो दिखाऊंगा कि आपको बैठना कैसे। अभी हमने सिर्फ डेमो से समझा है पिक्चर से, अब मैं आपको लाइव समझाऊंगा कि इसको कैसे आप अपने ऑफिस में ठीक कर सकते हैं। अब मैं आपको चिन टक का एक दूसरा मेथड भी बताने जा रहा हूँ जिसको आप अपने घर पे अपने बेड पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये एक्सरसाइज को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गलतियाँ करते हैं। इन गलतियों को आप भी ना करें, इसलिए मैं इस एक्सरसाइज को भी बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए जब आप अपने घर पर जाएँ, ऐसे बेड पर अगर आप लेट जाएँ तो बेड पर एक सर के नीचे एक ऐसा छोटा सा पिलो लगा लीजिए। बिना पिलो के इस एक्सरसाइज को नहीं करना है, पहली बात। दूसरा है कि इस एक्सरसाइज में क्या है, आपको चिन को टक करके इस पिलो को नीचे दबाना है। लोग गलती क्या करते हैं, लोग ऐसे करते हैं और ऐसे दबाते रहते हैं, ऐसे ये गर्दन सीधे रख करके दबाते रहते हैं, जिसका प्रेशर आपको नेक पे नहीं आएगा, आपके बैक के नीचे चला जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। आपको एक पिलो लगाना है, पिलो लगा करके चिन को नीचे की तरफ टक करके और अपने गर्दन सीधे दबाना है, एग्जैक्ट। दबा के आप 1-2 सेकेंड होल्ड करके रिलीज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। इसका बहुत ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ी सी ट्रिकी एक्सरसाइज है। अब अगली एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ। बेड पे ही लेट करके आपको अपने ऐसे तकिया लगाना है, अपने शोल्डर को एकदम बेड के सरफेस से टच करा करके अपने
शोल्डर से बेड को प्रेस करना है, क्योंकि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में या रेडिकुलोपैथी पेन में, ठीक है ना, मसल इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि पेशेंट के मसल्स पे कुछ ट्रिगर बन जाते हैं। बहुत सारे पेन पेशेंट्स में मायोफेशियल पेन भी होते हैं, लेकिन उस टॉपिक को मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक लंबा वास्ट सब्जेक्ट है। लेकिन मुझे पता है कि गर्दन में दर्द में सिम्टम में यहाँ पे कुछ मसल्स में, ट्रेपेजियस मसल्स में आपको पेन होता है, तो उसको भी ठीक करना साथ में बहुत ज़रूरी है। उसको फिक्स करने के लिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शोल्डर से बेड के सरफेस को ऐसे दबाना है, हाथ को नॉर्मल रख करके एकदम यूं इसको दबाइए, एकदम कंधे से बेड को दबाइए। और एक बात, ये बहुत ध्यान देने वाला बात है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट चिन टक और शोल्डर पर एक साथ करते हैं, वो ऐसे करने लगते हैं, ऐसे करने लगते हैं। दोस्तों, इस एक्सरसाइज को एक साथ नहीं करना है। पहले आप चिन टक करिए, क्योंकि उसका एक अलग रोल है। उसके बाद आप शोल्डर प्रेस करिए, क्योंकि शोल्डर प्रेस आप अपनी गर्दन के नीचे के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से। आइए अब दूसरी एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, गर्दन में होने वाले दर्द में अक्सर पाया जाता है कि हमारा ऑक्सीपिट जो है सब ऑक्सीपिट मसल्स के ऊपर दबाव क्रिएट करता है, उसके ऊपर ओवरलैप कर जाता है। तो इस वजह से पेन हमारा पूरे कंधे में फैल जाता है। इसको ठीक करने के लिए एक बहुत छोटा सा मैनुअल ट्रैक्शन है, इसको आप अपने आप भी कर सकते हैं। और इसके लिए एक आपको ऐसा एक टॉवल लेना है, जो बड़ा टॉवल होना चाहिए, और उसको अपने गर्दन पे ऐसे फंसा करके और गर्दन को एकदम स्ट्रेट रखते हुए, चिन टक करके हुए, आपको ऐसे करके गर्दन से टॉवल को दबाना है और टॉवल से गर्दन को दबाना है, मतलब एक अपोजिट प्रेशर लगाना है, टॉवल को खींचना है आपको। ठीक है, इसको कैसे करते हैं मैं दिखा रहा हूं आपको। इसको करके 1 से 5 तक आप मन में काउंट करिए, होल्ड करिए, तो आपको और अच्छा आराम मिलेगा। एक बार फिर से देखिएगा। इसमें बहुत सारे लोग गलतियां क्या करते हैं, इसमें बहुत सारे लोग गलतियां करते हैं कि वो ऊपर देखने लगते हैं, ऐसे करके देखने लगते हैं। इसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आपको ऐसे ही बहुत आराम मिलेगा। और क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि डिस्क किधर जा रही है, कहीं नहीं जा रही, कहाँ जा रही है, ये आपको एक डॉक्टर ही बता पाएगा। लेकिन सबसे सेफेस्ट वे है कि आप एकदम गर्दन को यूँ रखिए, टक करके हल्का सा, और इससे प्रेशर क्रिएट करिए। इससे आपको काफ़ी आराम मिलेगा, इंस्टेंट आराम मिलेगा। ज़रूर ट्राई करिए। दोस्तों, अब मैं आपको एक सोने का बहुत अच्छा तरीका सिखाना चाहता हूं कि मोस्टली क्या होता है कि हर आदमी घर में से ऑफिस जाता है या वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो 7-8 घंटे तक उनको लगातार काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके स्पाइन में एक्सर्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसको आप जब सो के भी एक्सर्शन को कम कर सकते हैं और अपने स्पाइन का कर्वेचर, क्योंकि स्पाइन का जो कर्वेचर था उसको आपको ऐसे हुक को वापस ऐसे करना है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, अगर यहाँ पे हम कोई सपोर्ट दे दें, ऐसे देखिए जैसे कोई रोलर दे दे, तो स्पाइन आपकी वापस ऐसे हो जाएगी, ठीक है ना। तो मेरा मेन टारगेट है स्पाइन के एस शेप को मेंटेन करने के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए आपको घर में ऐसा कोई मोटा टॉवल आपको मिल जाएगा, ऐसा एक टॉवल ले लीजिएगा और इसको ऐसे बेड पर रख लेना है। और आप देखिए मेरे को कि इसको सोना है कैसे, क्योंकि बहुत इसके लिए बाजार में बहुत सारे सर्वाइकल पिलोस भी आते हैं। अगर वो आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, इस तरीके से आप अपने पिलो को, मोटा पिलो लेना है और अपने गर्दन की जो सबसे ऊंची हड्डी, इसको मैंने अभी आपको डायग्राम में समझाया था, जिसको सर्वाइकल 7 बोलते हैं, वहां पर इसको रख करके एकदम गर्दन को रोल डाउन कर देना, एकदम गर्दन को पीछे छोड़ दिए और शोल्डर और बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दीजिए। इस तरीके से जब भी आप ऑफिस से घर आए 10 मिनट तक, 10 से 15 मिनट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप लेट जाइए, आपके दिन भर की जो थकान है वो कम हो जाएगी। और इससे देखिएगा आपके गर्दन का पोस्चर, क्योंकि गर्दन का पोस्चर हम लोग दिन भर ऐसे करके काम कर रहे थे, फिर हमने इसको गर्दन को रिलैक्स करने के लिए इस पे एकदम डाल दिया। तो इससे क्या है, हमारे गर्दन रिलैक्स में, इससे हमारा गर्दन का लॉर्डोटिक कर्व मेंटेन हो जाएगा, जिससे हम अपने गर्दन के शेप को और अपने हंच बैक को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। अंत में इस वीडियो के मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी मैंने अभी आपको एक्सरसाइजें बताई हैं, 10 से 15 रिपीटेशन अपने सुविधानुसार आप घर में करिए। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप इसको सिकाई, गर्म सिकाई करने के बाद, जैसे आपको मैंने अभी सोने का तरीका बताया, इसमें अगर आप गर्म सिकाई करने के बाद फिर टॉवल से लगा करके आप लेटते हैं, आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा और आपकी गर्दन की समस्या हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। और बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ गर्म करें, कहाँ सिकाई करें। इसमें एक मैंने वीडियो बनाया है, उसके लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके वो मैंने लिंक दिया है, उस वीडियो को देखिए, जिसमें आप खुद समझ जाएंगे कि कहाँ गर्म कहाँ ठंडा करना है। तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिए।
आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज हेल्थ वाइज के चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और सभी दोस्तों में शेयर करिए। हम लगातार ऐसे ही वीडियो, इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाकर लाते रहेंगे। तो प्लीज इस बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको आने वाली वीडियो के अपडेट लगातार सबसे पहले मिले। मिलते हैं इसी तरह से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।